ये नारी चेतना एक बहुभाषी रचना पाठ का कार्यक्रम है और इसमें हमारे साथ हैं आदरणीय वनीता जी जो पंजाबी भाषा से हैं, टीना चक्रवर्ती जो बांग्ला को प्रतिनिधित्व कर रही हैं, अंकिता रासुरी हिंदी, आभा झा मैथिली, मीरा द्विवेदी जी संस्कृत और रेशमा जयदी जी उर्दू। तो मैं सबसे पहले बहुत आदर के साथ बुलाना चाहूँगा वनीता जी को जो हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। बहुत सीनियर राइटर हैं पंजाबी की, हमारे साहित्य अकादमी के दो पुरस्कार जो अनुवाद पुरस्कार और मुख्य पुरस्कार उसकी विजेता हैं। बहुत आदर के साथ आदरणीय वनीता जी, एक बार ताली हो जाए। और अब मैं जो भाषाओं के हमारे क्रम है उसी क्रम में बुलाना चाहूँगा टीना चक्रवर्ती जी को जो बांग्ला भाषा से हैं, अंकिता रासुरी जो हिंदी से हैं, आभा झा जी मैथिली भाषा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आप आए, स्वागत है आपका। मीरा द्विवेदी जी जो संस्कृत भाषा की हैं हमारे साथ, उनसे भी अनुरोध है कि वो आए। और रेशमा जयदी जी जो उर्दू भाषा का हमारा प्रतिनिधित्व कर रही हैं, प्लीज़ ले लो। ये दोनों आएंगे आगे। एक बार तालियों से हमारे सारे जो सम्मानित अतिथि हैं उनका स्वागत हो जाए। अरे भाई एकदम आगे हो गया तो अरे भाई नीचे हो जा भाई हमें भी तो करना है यार, तो अकेले ही करे जा रहा है यार, हम नहीं करेगा अभी तुम्हारी आवाज़। मैं अपनी जो आज हमारे सभी सम्मानित लेखक लेखिकाएं हैं नारी चेतना में एक परिचय आपके बीच साझा करता हूं। आदरणीय वनीता जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बहुआयामी जो व्यक्तित्व है उनका, कवित्री हैं, वो शिक्षाविद हैं, अनुवादिका हैं और आलोचक भी हैं। अनुदित, संपादित और मूल उन जो कृतियाँ हैं उनकी 60 से अधिक हैं। वे अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं और समितियों से जुड़ी हुई हैं तथा अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। रेडियो और टेलीविज़न पर लगातार वह अपनी जो भी ज्ञान और समझ है उसको साझा करती हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, पंजाबी श्रोमणी साहित्य सम्मान सहित अनेकों पुरस्कार हैं और उसमें कनाडा से जो आईपा एक बहुत बड़ा पुरस्कार है वो भी उनके साथ है। तो बहुत हार्दिक स्वागत और तालियां। हिंदी से हमारे पास हैं अंकिता रासुरी जो बिल्कुल युवा कवित्री हैं और जो हमारी एक श्रृंखला है नवोदय योजना उसके अंतर्गत उनका एक काव्य संकलन हम आज अभी कुछ देर बाद लोकार्पण भी करेंगे यहाँ आपके साथ। उनकी कविताएं और कहानियाँ लेख अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं और जो ब्लॉग्स हैं और जो वेबसाइट्स हैं उनमें साझा होते रहे हैं, वो लगातार सक्रिय रहती हैं। पत्रकारिता भी की है उन्होंने, प्रभात खबर, हरिभूमि और स्वराज एक्सप्रेस पत्र पत्रिकाओं से जुड़ी रही हैं। वर्तमान में वो एक प्राइवेट कंपनी में ब्रांडिंग और मार्केटिंग विभाग में कार्यरत हैं, तो उनका भी स्वागत है। युवा अंकिता रासुरी। आभा झा जी हैं हमारे पास जो मैथिली भाषा से हैं। आप संस्कृत, मैथिली और हिंदी में भी लिखती हैं और आपकी इन तीनों भाषाओं में 15 से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित हैं। इसके अलावा आप लगातार पत्र पत्रिकाओं में भी लिखती हैं जिनमें कहानियाँ होती हैं, नाटक हैं और साहित्यिक आलोचनाएँ भी। संस्कृत लेखन के लिए कई बड़ी प्रतियोगिताओं में आपने पुरस्कार भी जीते हैं और उनको कई सम्मान भी दिए गए हैं। वर्तमान में वे गार्गी सर्वोदय कन्या विद्यालय में संस्कृत की पीजीटी के रूप में कार्यरत हैं, उनका भी स्वागत है। आदरणीय आभा जी। टीना चक्रवर्ती बंगाली कवित्री हैं। वे नियमित रूप से कविताएं, कहानियाँ और ऐसे जो निबंध है वो लिखती हैं और उन पत्र पत्रिकाओं में साझा होते हैं। उनके साथ ही काव्य संग्रह और संपादित पुस्तकें प्रकाशित हैं। उन्हें हिंदी अकादमी, साहित्य अकादमी, साहित्य सम्मेलन और इस तरह के जो बड़े समारोह हैं इन साहित्यिक समारोह में लगातार भागीदारी रहती है आपकी। वर्तमान में वो दिल्ली की एक प्रकाशक कंपनी में कार्यरत हैं। आपका भी स्वागत है। टीना बनर्जी जी। रेशमा जयदी जी उर्दू के प्रसिद्ध शायरा हैं।
वे अपने पहले गज़ल संग्रह पर अभी काम कर रही हैं, जो जल्दी हमारे सामने होगा। और उनकी जो नज़में हैं वो लगातार और गज़लें प्रकाशित होती रहती हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन पर लगातार उनके कार्यक्रम होते रहते हैं और अनेक साहित्यिक सम्मानों से पुरस्कृत हैं। तो रेशमा जी का भी स्वागत है। हमारे साथ हैं मीरा द्विवेदी जी, जो संस्कृत से हैं और वरिष्ठ रचनाकार हैं और दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत कर रही हैं। आपकी 11 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं और उन्हें संस्कृत के कई अंतर्राष्ट्रीय और साहित्यिक सम्मान प्राप्त हुए, तो उनका भी मीरा द्विवेदी जी का भी स्वागत है। आप सभी एक बार पर दोबारा तालियों से स्वागत कर सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे साहित्य अकादमी के संपादक अनुपम तिवारी जी से कि वो हमारा जो एक पारंपरिक अंग वस्त्रम पहनाकर जो स्वागत का है उसको भी पूरा करें। आदरणीय वनिता जी। भाई पूरा भी अंकिता। भाई कैमरा आ रहा है तुम्हारे भाई आभा जी। भाई इधर उधर तो जाने पड़ेगा, साइड तो होगा बीच में। त्रिनाथ चक्रवर्ती जी। भाई 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 भैया थोड़ा साइड हो जाओ। आदरणीय मीरा द्विवेदी जी। भैया 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 आदरणीय रेशमा जैदी जी, उर्दू भाषा के। अब ये मंच में आदरणीय वनिता। हाँ, एक जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक लोकार्पण है। हमारी एक नवोदय योजना है साहित्य अकादमी की, जिसमें किसी भी नए लेखक की पहली कृति कहीं प्रकाशित नहीं होती, वो हम प्रकाशित करते हैं। तो अंकिता रासरू की एक जो किताब है वो आज हम लोगों ने नवोदय की योजना के अंतर्गत प्रकाशित की है, उसका लोकार्पण हम चाहेंगे। शीर्षक है किताब का अधूरे प्रेम की पूरी दुनिया। ये उनकी कविताएं हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा कि सभी लोग मिलके एक नए युवा रचनाकार की किताब, और बहुत ज़्यादा प्रतियां नहीं है, एक ही है, तो आप सब साझा करेंगे उनके इस प्रयास को। करेगा अंकिता पार बीच में आ जाओ, घूम जाओ। एक बार तालियां हो जाए। नई किताब, नया रचनाकार और एक नया स्वर आपके उत्साह से ये हमारे बीच आगे बढ़ते हैं। ऊपर हाथ लगा के सामने देखिए, देखिएगा ऐसे। अधूरे प्रेम की पूरी दुनिया, ये कविताएं हैं। धन्यवाद आप सभी का। आप वहीं बैठ के भी कर सकते हैं, उनसे माइक है, लोगों को बुला सकते हैं एक एक करके। आप सबको साहित्य अकादमी के नारी चेतना प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन। और ये नारी चेतना का प्रोग्राम है, तो जाहिर है कि हमारी बहुत ही नई भी और प्रौढ़ भी जो शायराएँ हैं, कवित्रियाँ हैं, यहाँ उपस्थित हैं और विभिन्न भाषाओं में से अलग अलग रीजन से आई हैं। मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और उसी क्रम से जैसे ये प्रोग्राम लिखा गया है, उसी के तरह से मैं सबसे पहले त्रिनाथ चक्रवर्ती जो बांग्ला भाषा में लिखती हैं, उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी कविताएं, और टाइम 7 मिनट का है, 5 से 7 मिनट में अपनी रचनाएं पेश करेंगी। उसमें अगर छोटी हैं तो 3 भी हो सकते हैं, नहीं तो 2 कविताएं आप अपनी प्रस्तुत करें प्लीज़।
Namaskar. I would like to thank Sahitya Akademi for having me here. मैं बांग्ला में लिखती हूँ, तो पहली जो कविता है मैं बांग्ला में पढ़ के उसका हिंदी अनुवाद पढ़ूंगी और बाकी के कविताएं भी हिंदी अनुवाद में पढ़ूंगी। মেয়েটির হাত অবিশ্বাস্য সাদা, যেন বরফের নিচ থেকে এসেছে। মেয়েটির মুখ গাঢ় লাল, যেন আগুনের খুব কাছে ছিল এতদিন। তবে কি বরফ খুঁড়তে খুঁড়তে একদিন বেরিয়ে পড়ে আগুন, নাকি আগুনের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে একদিন এসে পড়ে বরফের নদী? এসব কিছু না জেনেই আমি কেবল পেরোতে থাকি বরফের পথ, আগুনের পথ। इसका हिंदी अनुवाद है, उसकी हथेलियाँ निर्जन और सफ़ेद, उसकी हथेलियाँ निर्जन और सफ़ेद, जैसे वर्षों से बर्फ़ के नीचे दबी हुई हो। उसका चेहरा तप्त है, लाल है, जैसे आग के बहुत नज़दीक से गुजरी हुई हो। तो क्या बर्फ़ खोदते खोदते निकल आता है आग का दरिया, या आग के दरिए से गुजरते हुए मिल जाती है बर्फ़ की नदी? तो क्या बर्फ़ खोदते खोदते निकल आता है आग का दरिया, या आग के दरिए से गुजरते हुए मिल जाती है बर्फ़ की नदी? ये सब जाने बिना ही मैं बस पार किए जाती हूँ बर्फ़ का रास्ता, आग का रास्ता, बर्फ़ का रास्ता, आग का रास्ता। दूसरी कविता की शीर्षक है उदासी दूर करने के तरीके। उदासी दूर करने के जितने भी तरीके तुमने चुने, वो सब दूसरों के छोड़े हुए थे। उदासी दूर करने के जितने भी तरीके तुमने ढूंढे, वो सब दूसरों के छोड़े हुए थे। उन सभी पर किसी ना किसी की उदासी लगी हुई थी। सबसे पहले तुमने चुना नीले रंग का एक गुब्बारा, जिसके अंदर आसमान में उड़ने की सपने लिखा था, लेकिन हाथ में लेते ही वो रो पड़ा। तुम्हारा आसमान में उड़ने का सपना पूरा नहीं हो सका। इसके बाद तुमने चुना पहाड़ के चोटी पर एक साधारण सा झूला। इसके बाद तुमने चुना पहाड़ के चोटी पर एक साधारण सा झूला, जहाँ से सामने देखने पर नीचे का शहर जादुई दिखता है। पर झूले पर बैठते ही गहरी शाम का कोहरा आकर चारों ओर छा गया। तुम्हारे काल्पनिक शहर के जादू में तुम कभी बंध नहीं पाए। फिर तुम एक एक्वेरियम के पास गए। अंदर लाल मछली खेल रही थी, जो भविष्य बताती है। तुमने उससे बारिश का पूर्वानुमान पूछा, तो वो और पानी के खोज में शीशे की दीवारों से टकराती रही। इस तरह तुम जिसे भी चुनते हो, उसकी उदासी का कुछ हिस्सा तुम्हारे पास आ जाता है। इन उपायों की उदासी के बारे में सोचते सोचते तुम्हारी उदासी थोड़ी बहुत कट जाती है। द लास्ट पोएम, चोरी। नहीं कह सकूंगी अब किसी को भी अपने सपनों के बारे में, नहीं कह सकूंगी अब किसी को भी अपने सपनों के बारे में। जिस तरह मेरे सपनों के भीतर से संभावनाएं और संभावनाओं के भीतर से सपने लगातार चोरी हो रही है, जिस तरह मेरे सपनों के भीतर से संभावनाएं और संभावनाओं के भीतर से सपने लगातार चोरी हो रहे हैं, डरती हूँ कि कहीं किस दिन सपने के भीतर किसी और से मुलाकात न हो जाए, जो मेरे सपने के रास्ते पर चलता हुआ आगे आए
और मेरे पास आकर दावा कर बैठे कि वो सपना उसका है, और फिर धकेल दे मुझे मेरे ही सपने से बाहर, और फिर धकेल दे मुझे मेरे ही सपने से बाहर। इसलिए सोचती हूँ कि सपने की कोई भी बात अब किसी को कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सपना ही चोरी हो जाए तो फिर शेष क्या ही बचेगा। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत कविताएं नए अंदाज में तृणा जी ने सुनाई, और देखो कि शायरा की जो कहने का अंदाज था कि सपनों पे दुनिया सारी जीती है, तो आज उसको ये भी शंका है, और उसमें नए ईडियम में बात करने का जो अंदाज़ बयां था बहुत कमाल था, जिसमें तंज भी है और अपने सपनों को जाहिर भी कर दिया और चोरी करके उनको छुपा भी दिया, बहुत खूबसूरत अंदाज से। और इसी तरह आपकी जो पहली उदासी दूर करने के तरीके, तो ये सब कविताएं जो कुछ कह रही हैं नए अंदाज में हमारी युवा पीढ़ी, तो ये जो उदासी दूर करने के, तो इससे देखो कि अभी भी हमारा जो युवा है उसके अंदर कहीं अब चेतन में बहुत गहरे उदासी बैठी है। तो इन सब बातों को उन्होंने बड़े एक नए ईडियम में और पेश किया, बहुत बहुत मुबारक। और अब मेरा अनुरोध है अंकिता रासुली जी से, जिनकी अभी हमने एक नई पुस्तक कविता की करी है ना जी, तो अब आपको अनुरोध है कि आप अपनी कविताएं साझी करें। नमस्कार सभी को। और अभी मेरी किताब का जो विमोचन हुआ वो उसके लिए मैं सच में मतलब बेहद खुशी है, मैं उसको बयान नहीं कर सकती मैं किस तरह से खुश हूँ। और वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का साहित्य अकादमी से अगर पहले ही मेरी पुस्तक आई है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और मैं साहित्य अकादमी का धन्यवाद करना चाहती हूँ मुझे कविता के लिए आमंत्रित करने के लिए, और साथ ही मेरी किताब को प्रकाशित करने और उसका इस तरह से विश्व पुस्तक मेला में विमोचन करने के लिए। तो मेरी जो किताब का शीर्षक है अधूरे प्रेम की पूरी दुनिया, तो मैं सोच रही हूँ कि उसी से ही मैं अपने कविता पाठ की शुरुआत करूँ। तो मेरी पहली कविता है अधूरे प्रेम की पूरी दुनिया। ओ मेरे साथी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ओ मेरे साथी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं कर सकती हूँ तुमसे अधूरा प्रेम, क्योंकि बहुत कुछ घट जाने के बाद अधूरा हिस्सा ही बचा रह सकता है किसी के जीवन में। पर अब मैं करना भी नहीं चाहती पूरा प्रेम। मैं जानती हूँ वह प्रेम हो सकता है खतरनाक किसी भी स्त्री के लिए। वह प्रेम बना सकता है किसी भी स्त्री को बहुत ही कमज़ोर। मैं कर सकती हूँ तुमसे अधूरा प्रेम, क्योंकि मैं बचा लेना चाहती हूँ खुद में एक पूरा संसार, अपनी इच्छाओं और सपनों की संभावित दुनिया का। एक प्रेम जो लील लेना चाहता है, एक प्रेम जो लील लेना चाहता है समूचे स्त्री जीवन को। एक प्रेम जो नहीं मानता एक स्त्री का प्रेम रह सकता है जिंदा अपनी तमाम आकांक्षाओं के साथ। एक प्रेम जो ले आता है एक स्त्री को घर, और उस घर की परिक्रमा करते करते वह सच में मानने लगती है कि वह समूची पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। वह समूची पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है, और वह जब सपनों में उड़ने के दृश्य नहीं, वो देखने लगती है एक बच्चे के रोने का स्वप्न, तब वह स्त्री करने लगती है पूरा प्रेम। पर अब मैं करना चाहती हूँ अधूरा प्रेम अपनी पूरी दुनिया के साथ। मेरी पहली कविता के बाद अब मैं अगली कविता सुनाना चाहती हूँ। किसी करीबी का जाना। किसी करीबी की मौत से ज़्यादा तकलीफ देह है उसका बार बार जिक्र किया जाना। किसी करीबी की मौत से ज़्यादा तकलीफ देह है उसका बार बार जिक्र किया जाना। जितनी मौत उससे ज़्यादा है ज़िंदगी,
लंबी, बेहद लंबी, किसी की याद में। जिंदा आदमी बार बार करता है याद अंतिम सांस तक, और मरा हुआ आदमी सब कुछ छोड़ देता है ठीक उसी वक्त जिस वक्त वह छोड़ देता है देह। अगली कविता का शीर्षक है शोकाकुल। पिता के नहीं रहने से लगा जैसे कुछ भी नहीं बचा अपने हिस्से का इस घर में। पिता के नहीं रहने से लगा जैसे कुछ भी नहीं बचा अपने हिस्से का इस घर में। छपे हुए कार्ड के शोकाकुल में भी अनुपस्थित रही मैं, मेरी माँ भी अनुपस्थित रही उस औपचारिक शोक संदेश से, जबकि सबसे ज़्यादा दुख में मेरी माँ थी। आखिर क्यों हमारे ही दुख सदियों से यूं ही दबे छुपे रहे। अगली कविता है तेरहवीं क्या है। तेरहवीं क्या है? मौत के 13वें दिन शोक में डूबा उत्सव सा। लोग आते गए शोक संवेदना के साथ। 13वें दिन मौत और उससे जुड़े दुख थोड़ा पीछे छूट गए। 13वें दिन मौत और उससे जुड़े दुख थोड़ा और पीछे छूट गए। लोग कर्मकांड और उससे जुड़े निपटान में लग गए। बेटियां अनुपस्थित रहीं औपचारिक शोक संदेश से। हमें कुछ कपड़े और पैसे देकर निपटा दिया गया। हमारे हिस्से कुछ भी नहीं रहा सिवाय एक लिप चुपी सहानुभूति के। मेरी अगली कविता है दुखों का बोझ। अपने दुखों का बोझ किसी और के कंधों पर डालना इतनी भी अच्छी बात नहीं। अपने दुखों का बोझ किसी और के कंधों पर डालना इतनी भी अच्छी बात नहीं। ठीक है, असंख्य है पीड़ाएं, लेकिन किसी से यह सब कह देना, उसके हिस्से ऐसे दुख बांध देना है जो उसके हैं ही नहीं। मेरी अगली कविता है अनवांटेड 72। सेक्स करना भी कितना खतरनाक साबित हो चुका है मेरे लिए। एक पीढ़ी जो मुझे डराती रही इज्जत के ख्याल से, दूसरी पीढ़ी मुझे देती रही नसीहतें, और मैं हर सेक्स के बाद लेती रही अनवांटेड 72 प्रेम के नाम पर। रात दिन सड़ती गलती मेरी जिंदगी, मेरा शरीर खतरनाक स्थिति तक टूटता रहा। कंपनियां कभी नहीं कहती कि यह दवा नहीं, एक धीमा जहर है। और आज मैं एक हॉस्पिटल के बेड पर हूँ। आईसीयू में जाते हुए बस सोच रही हूँ हमारे बारे में, और तुम थे कि खुद को ही गुनाहगार समझ रहे थे। हमारे सामने कितना कुछ था चुनौती के रूप में। एक परंपरा जो मुझे माँ के रूप में नहीं करती स्वीकार। इन अस्पताल वालों को नहीं फर्क पड़ता हमारे प्रेम से, जहाँ जिंदगी और मौत का फासला महज 50,000 के एडवांस पर टिका था। ना इन कंपनियों को जो 72 घंटे के जहर के साथ बेचती हैं प्रेम के सपने। मेरे शरीर में न जाने कितने इंजेक्शन लगे पड़े थे तुम्हारी प्यार भरी और बेबस आंखों के सामने। और अंत क्या हो सकता है? सब कुछ तो खतरनाक बना दिया गया है एक स्त्री शरीर के लिए। मेरी अगली कविता है सौतेली माँ। रात बिरात जब भी नींद खुलती है, रात बिरात जब भी नींद खुलती है, मुझे याद आता है एक चेहरा, हारी हुई माँ का। एक आवाज़ जो कहती रही हमेशा, रानी बिटिया ले जाएगी दूर कहीं घर से, पर कहाँ नहीं पता। उसने जाना है एक माँ, एक स्त्री हमेशा नहीं करती है प्रेम घर से। उसके लिए अक्सर निर्जल जंगल होते हैं अधिक सुरक्षित। जो माँ पशु पक्षियों में भी ढूंढ लेती है अपने साथी, उसके लिए 26 साल पुराना वह खंडर आज भी जिंदा है, जिसमें वह आई थी दुल्हन नहीं, एक माँ बनकर, एक सौतेली माँ बनकर, जो अब भी डराता है उसे प्रेत बनकर नहीं बल्कि इंसान बनकर, जो अक्सर घिरे रहे उसके चारों ओर। आज भी सिसक उठती हैं भूख और मार की कई दिन और रातें। उसकी अपनी वे रातें जब पति के लिए वो उसी दिन सौतेली हो गई थी, जब वो आई थी किस्से कहानियों में बसने वाली सौतेली माँ बनकर। और आज वह अभिशप्त है सौतेली पत्नी, सौतेली बहू, सौतेली माँ बनकर अब और थक हार कर अब खोज रही एक नया संसार अपनी बेटी के साथ मिलकर।
बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता जी, आपने बहुत खूबसूरत कविताएं हमारे साथ साझी की, धन्यवाद। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि देखो आज तक, मेरी आवाज़ आ रही है, आज तक औरतों के बारे में हमेशा कालिदास और जब सारा आप रामायण महाभारत जो भी देखो, मेन के लेंस से हम सारा औरत की खूबसूरती, औरत की संवेदनाएं सुनते आए हैं। और आज नारी चेतना जब इस मंच पे सुशोभित है तो हमारी कवित्रियाँ कितने खूबसूरत अंदाज से आज अधूरे प्रेम की गाथा भी कह रही हैं। एक वक्त था कि हमारे पास सिर्फ संत कवि कवित्रियाँ मिलते थे, और अगर वो आध्यात्मिक स्तर पे बात भी करती थी तो गानों में जो बॉलीवुड के आए तो उनमें उनकी अभिव्यक्ति कैसे हुई, मैं तुझको मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। तो वो एक उनका जो मिलन भी था, अधूरे प्रेम की जो गाथा उन्होंने कही, तो आज उनमें एक जुर्रत है अपनी कामनाओं की, अपनी इच्छाओं की और अपनी चाहतों की, और जो भी अपने सपने हैं उनको काव्यिक अंदाज में बड़ी खूबसूरती से व्यक्त करने की। और उन्होंने अपने अधूरे प्रेम से लेके जो हमारी रिलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको बड़े खूबसूरत अंदाज से आपने, हमारी युवा पीढ़ी की शायरा ने बहुत खूबसूरत अंदाज से कहा। और इसी के साथ में आभा झा जी जो मैथिली से हैं, उनको अनुरोध करूंगी कि वो अपनी कविताएं पेश करें। सभी को नमस्कार। मैं मैथिली से हूँ और मुझे लगता नहीं कि मुझे उसका बहुत ज़्यादा अनुवाद करने की आवश्यकता होगी, फिर भी 2 कविताएं मैं मूल मैथिली में सुनाऊंगी और एक कविता मैथिली कविता का अनुवाद सुनाऊंगी। मुझे लगता है शायद पहली दोनों कविताएं आपके हृदय तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो मेरी पहली कविता है विश्वासक खंडहर। हम आजकल अभी हमने नारी चेतना की बातें कर रहे हैं और प्रेम की बातें कर रहे हैं। प्रेम के परिणामों की भी बातें कभी हो जानी चाहिए। और जब हम अपनी अस्मिता की बातें करते हैं तो अस्मिता के परिणाम स्वरूप अगर हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि एक पूरी पीढ़ी हमारी इस अस्मिता की लड़ाई में कुर्बान हो रही हो। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है विश्वासक खंडहर। तो सुने। विश्वासक खंडहर ठाड़ हमर, विश्वासक खंडहर ठाड़ हमर लोपित बाल्यक दायित्व ककर। विश्वासक खंडहर ठाड़ हमर लोपित बाल्यक दायित्व ककर। भेल भूमि शाक शैशवक सुकोमल भावक कहियो छे दोष ककर। भेल भूमि शाक शैशवक सुकोमल भावक छे कहियो दोष ककर। रह लहु लिपटायल अहम दुहु, रह लहु लिपटायल अहम दुहु सोचल की कहियो हमरो हित। रह लहु लिपटायल अहम दुहु सोचल की कहियो हमरो हित। दिल जन्म किया यही धरती पर अस्तित्व हमारी यदि नहीं वांछित। दिल जन्म किया यही धरती पर अस्तित्व हमारी जो नहीं वांछित। हम डोली डोली दूध ध्रुवक मध्य, हम डोली डोली दूध ध्रुवक मध्य नहीं जड़िक बोध कत्तहु पायल। हम डोली डोली दूध ध्रुवक मध्य नहीं जड़िक बोध कत्तहु पायल। मायक कोरक नहीं उष्णता, मायक कोरक नहीं उष्णताप नहीं पितासी नेहक छाहर छल। मानक मनुहारक जिदक कथा, मानक मनुहारक जिदक कथा हमरा लिल दुर्लभ सदति रहल। भय शंका सहमल मन अबोध नेहक बुन्नो लिल छल कर सके। असहज मम जीवन हेतु कौन, असहज मम जीवन हेतु कौन। हे जनन हेतु आबहु सुचबय, असहज मम जीवन हेतु कौन। हे जनन हेतु आबहु सुचबय। नहीं आन कोनो शिशु हो सीदित एहन स्थिति भू पर आहान। धन्यवाद। ये टूटे परिवार के बच्चे की कथा थी। थोड़ी बहुत
पारी हुई है। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है न्यूरोटिक। बहुत सारे मनोविश्लेषक भी होंगे यहाँ पर, और मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं कहूँ, मैं यथार्थ की कविताएं लिखती हूँ। प्रेम, कल्पना वाले प्रेम से मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है, तो ये यथार्थवादी कविता है न्यूरोटिक। विद्यालय में सब तंग गए, विद्यालय में सब तंग गए 13 वर्षक अवनी सौ। विद्यालय में सब तंग गए 13 वर्षक अवनी सौ। उचित नहीं तंग होया शिक्षक लेन तक कथमक नहीं, उचित नहीं तंग होया शिक्षक लेन तक कथमक नहीं। मुदा ओकरो सीमा छे, ओकरो प्राथमिकता छे। एकटा बच्चा पर 40 बच्चा समयक भाग खर्च होया उचित तो नहीं। एना तो चलते नहीं, एना तो चलते नहीं। ना नाव काटब समाधान, न न्याय संगत कच्ची कमा। प्रत्येक बेर बापक निहुरल मोड़ी, लिखल माफी नामा ढड्ढर। ओही घड़ी अवनीक आँखिक चमक डरा दे छल हमरा। प्रत्येक बेर बापक निहुरल मोड़ी, लिखल माफी नामा ढड्ढर। ओही घड़ी अवनीक आँखिक चमक डरा दे छल हमरा। बूझल छले घर जाइते खल्लर उदार देते। मुदा तैंकी बापक माथ त झुकले, एक बेर नहीं बेर बेर। अवनी आँखी को प्रतिहिंसक चमक मोह सहम गे की हेते तक। काउंसलर के सुपुर्द केलों केस, काउंसलर के सुपुर्द केलों केस। हाँ, अवनी शिक्षार्थी नहीं, केस बन गेल छल। 6 मास पूरी 6 मासक मेहनत रंग अनल के ओकर मनक बन के बार भुजले बर्फ पगलब शुरू भेल। 7 बरखक छल अवनी, जान नहीं की भेले। बाप माइक सोझे मौसीक बनकर रह गेले। निर्लज निस्तरर सन घर ढुकै छल, क्यों रोकनिहार नहीं। मायक विरोधक प्रत्युत्तर चले, लाय गाय माय। अंतहीन पीड़ा मायक, अंतहीन पीड़ा मायक। देनहार के पति आ सहोदरा नाना नानी धर बिसर गेले। जटकी पीड़ा छोटकी पार घाट जे लग गेले बिन बड़ी खर्च। मुदा 7 बरखक अवनी नहीं बिसर सकल, सात बरखक अवनी नहीं बिसर सकल। न मायक कृतज्ञता, न मायक विवस्था, न बापक कृतज्ञता, न मौसी की विलासिता। दुहू के तंग करबाक कोनो अवसर नहीं छोड़े चल। प्रतिशोध छले की रुग्णता, प्रतिशोध छले की रुग्णता। असुरक्षित नैनपन, खाहिल तन मन माये जका कह दिए खत्म। के जाने कखन घेरे अधीनता। मस्तिष्क में चले बवंडर, भाई बहन के छौंक दे, मौसी की साड़ी चीर दे। बनल चाह में नून, तरकारी में मिर्चाई, दूध में नेबो, ये हिस्सक बन गए। आते हैं स्कूलों में तहना, न क्यों संगी न क्यों बहना। मनक मरुस्थल में एस्केर बन गेल न्यूरोटिक, मनक मरुस्थल में एस्केर बन गेल न्यूरोटिक। जे बाप दौड़ रहले भीष, मन से की बेमान। जो निमाहिते बापक धर्म, किया बढ़ते न्यूरोसिस, किया जेते अवनी पढ़बाक बेर में चिकित्सालय। प्रश्न मुदा शेष अछि, प्रश्न मुदा शेष अछि। न्यूरोटिक की एक कहता अवनी, पिता नहीं अथवा मौसी। धन्यवाद। अब एक कविता अनिवार्य है, हिंदी में सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है द्वंद्व। शायद इस कविता में भी हम आप स्वयं को जोड़ सकें। उठती गिरती लहरों को, उठती गिरती लहरों को अनिमेष निहारा करती हूँ। उठती गिरती लहरों को अनिमेष निहारा करती हूँ। विसर्जित कर दूंगी मैं निज कटुता, प्रतिदिन यह निश्चय करती हूँ। उठती गिरती लहरों को अनिमेष निहारा करती हूँ। विसर्जित कर दूंगी मैं निज कटुता, प्रतिदिन यह निश्चय करती हूँ। पर छोटा सा यह कर्म, पर छोटा सा यह कर्म कठिन क्यों बनकर सम्मुख आता है। पर छोटा सा यह कर्म कठिन क्यों बनकर सम्मुख आता है। जितना सोचो निश्चिंत बनूं, उतना ही द्वंद्व बढ़ता है। ऊंचे सोपानों पर चढ़ते जब लोग दिखाई पड़ते हैं, ऊंचे सोपानों पर चढ़ते जब लोग दिखाई पड़ते हैं। उनको छूं, उन तक पहुँचूं, प्रेरित पद दौड़ लगा। पर अंत कहाँ होगा इसका, पर अंत कहाँ होगा इसका। कब मंजिल प्राप्त हुई मुझको, यूं ही दौड़ी यूं ही भटकी, पर चैन कहीं मिला।
सोना पाया चांदी पाई, हीरों के कण भी जोड़ लिए। सोना पाया चांदी पाई, हीरों के कण भी जोड़ लिए, पर बधिक जाल में फंसे हरिण से मन को कहाँ सजा पाए। पर बधिक जाल में फंसे हरिण से मन को कहाँ सजा पाए। तन हुआ सुसज्जित गृहभूषित वाहन भी चमचम करते हैं, पर दया प्रेम विश्वास बिना संबंध अधूरे लगते हैं। कोई न किसी का पिता यहाँ माता तक ढाई बन बैठी, फिर कहाँ बंधु सौहार्द भाव मतलब ही देवी है सब। मंदिर देखा गिरजा देखी, मस्जिद के कंगूरे बीच हुए, पर मिली कहीं ना शांति मुझे जब तब सारे बेकार हुए। अब ऐसी स्थिति में क्या हो, इसे घोर तमिश्रा रजनी बीच, कोई तो ज्योति पसारो माँ, दिग्भ्रांत मनुज को दिशा मिले, ऐसी तो राह दिखाओ माँ, ऐसी तो राह दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभा जी ने शुरू में ही कहा कि मैथिली में जब इन्होंने सुनाई तो वो कहती कि मैं हकीकी दुनिया में ज़्यादा करती हूँ। तो उसमें मैंने देखा कि आखिर में जब उनकी हिंदी कविता आई, समझ यही आ रहा था कि अगर वो आप इमोशनल डिसहार्मनी अगर फैमिलीज़ में होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डर कर जब औरत समझौते करती है तो फिर वो द्वंद्व, उनकी आखिरी कविता में वो द्वंद्व पैदा होते हैं कि फिर वो अपने आप में पीड़ित रहती है। तो इनकी कविता से मुझे अपनी माँ पे लिखी एक कविता याद आई कि वो कहती है कि तू कैसे इस दुनिया में जिएगी, तेरे को मैंने शेरनी का दूध पिलाया था, तू गीदड़ जैसी कैसे बन गई है। तो लड़की कहती है कि माँ अभी तो मैंने पंजे ही लगाए थे हाथों में, तो सबसे पहले जो डरी सहमी थी वो मेरी माँ ही थी। माएँ चाहती भी हैं कि हमारी लड़कियाँ बहुत तरक्की करें, जब वो करती हैं तो वो डरती भी सबसे पहले माँ ही हैं। यही द्वंद्व है जो औरत की त्रासदी, जो उनकी कविता में सारी संवेदना भी भरता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आभा जी। और इसी के साथ मैं मीरा द्विवेदी जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी संस्कृत में और उसकी अनुदित हिंदी में कविता सुनाएं। नमः समेत्या सभी को सादर नमस्कार। मैं आदरणीय मीरा जी को नमस्कार करते हुए अपनी कविता को प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है सत्यस्यापि हितं मुखम। सत्य का मुख ढका हुआ है। वैसे तो ये उपनिषद पंक्ति है, लेकिन आज जब हम समाचार इत्यादि सुनते हैं, संचार माध्यम जितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमें लगता है हम सत्य से बहुत दूर होते जा रहे हैं। सत्य कहाँ छुप गया है वो हमें निकालना पड़ता है। उसी पर ये उपनिषद वाक्य को लेते हुए एक तंज है, सटायर है। तो इसका मैं हिंदी अनुवाद भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। श्रुतम मया हरिणा प्रोक्तम अनाद्यक्षरम अविनाशी सत्य शब्द ब्रह्म संसार माध्यमानां घोर निनादे अन्विष्यते तन्नाद ब्रह्म। हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म माना गया है, तो उसी विषय में है। तो सत्यम वद प्रियम वद च
वेदानां संदेशो विकलः अहितः प्रथमः संजातः द्वितीयो महितो भवत्। अहमहमितया विमूढैः धूर्तैः अहमेव मम खलु मंचः सत्यं मत्वा मायाजालः सृष्टः नेति नेति शिवपन्थानः ध्वस्ताः। सत्तालुब्धः दृष्टिविहीनः सम्पादकवर्गः धृतराष्ट्रसमः प्रायोजकानां रचिते व्यूहे अर्जुनसुत समप्रबल प्रवाचिका वाक्पथः अवरुद्धस्तेषां दुस्सञ्चरो बहु सत्यपथः। करुणां कृत्वा पश्चात्पदं वृत्तान्तेष्वहु केवलं बीभत्साङ्कणं शवतां याता मनः वेदना हन्त वृत्तान्ताः संजाता शवकलना। दर्शं दर्शं श्रावं श्रावं कर्णोद्विग्ना चक्षुनिपीडिताः वृत्तान्तैः जनसञ्चार प्रस्तुतैः सत्यं न जाने कुत्र निलीनं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् अपावृणु चेदिच्छसि सत्यम ईशा सत्यमेव निगदितम्। मैं इसी का हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत करती हूँ। सत्य छुपा आवरण मध्य। सुना है अनादि ब्रह्मनाद अक्षर अविनाशी और अटल सत्य। सुना है अनादि ब्रह्मनाद अक्षर अविनाशी और अटल सत्य। मैं भटकता खोजता संचार माध्यमों की चकाचौंध में शब्द सत्य। सत्यम वद खो गया अंधकार में, प्रियम वद का हो गया चलन प्रबल। जो है अप्रिय वह असत्य ठहराया, प्रिय असत्य बिक रहा निर्वय अविचल। यह नहीं, यह भी नहीं, यह नहीं, यह भी नहीं सत्य। सत का मार्ग क्षीण, अहम चेतना हुई प्रबल प्रतिपल। मैं ही सत्य, मेरा मंच सत्य। छूटती चली गई पीछे सत्य साधना का संबल। धृतराष्ट्र समान बने सब, धृतराष्ट्र समान बने सब। संपादक दृष्टिहीन पर पास सदा सत्ता का बल, पर पास सदा सत्ता का बल। विवेकी संजय घुटता है हर पल, सत्योद्घाटन में विवश निराश विकल। प्रायोजकों के चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन सुत से महारथी प्रवाचक दल। सद्वाणी पर पहरे शर्तें शब्दों पर पथ सत्य अति विकट आज निर्बल। करुणा गौण बीभत्स प्रधान दृश्य बन गए सुदृश्य। संवेदनाएं मन की लाश बनी, संवेदनाएं मन की लाश बनी। जब लाशों की गिनती बनती समाचार हर पल, लाशों की गिनती बनती समाचार हर पल। शब्दावरण की चमक दमक को छोड़, शब्दावरण की चमक धमक को छोड़। भावों की तह में दफन देख लो सत्य अचल। करो अनावृत निर्भय बंधु, करो अनावृत निर्भय बंधु। तथ्य तुम छुपा हुआ है सत्य, इसी आवरण मध्य सकल। तो एक संस्कृत में मैं अपनी कविता सुनाती हूँ। शुक्रिया। अब समय का भी हमें थोड़ा सा है। आपने बहुत खूबसूरत कविता हमें संस्कृत और हिंदी में साझी की और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये भी एहसास हुआ कि देखो सत्य का जो शुरू से ब्रह्म से जिसका रिश्ता है उसको आज मीडिया रेवोल्यूशन में चाहे हमारी कितनी चमक धमक है सब कुछ है, लेकिन आज भी एक संवेदनशील मन है जो वो संवेदनाएं जो हैं वो मन की लाशों की तरह अभी भी दफन हैं। तो ये बहुत क्योंकि कविता ने केवल स्टेटमेंट कोई नहीं देनी होती,
वो बहुत सारे अपने आप में प्रश्न लिए थे और ये कविता भी मुझे लगता था कि प्रश्नों से भरपूर है, जिसे हमें पढ़ने समझने में थोड़ा सा अंतराल भी चाहिए होता है। आपकी नज़म बहुत खूबसूरत थी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट शायरा जो हैं वो रेशमा जैदी जी हैं। इनको मैं अनुरोध करूंगी कि वो भी अपनी 2 गज़लें या कविताएं हमारे साथ साझी करें। पहले तो बहुत शुक्रिया साहित्य अकेडमी का और नारी चेतना का जो मुझे हिस्सा बनाया, इसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक मतले से शुरुआत करती हूँ, समाअत फरमाइएगा। चिराग इश्क जला लूँ तो कोई बात करूँ, चिराग इश्क जला लूँ तो कोई बात करूँ, अंधेरे दिल के मिटा लूँ तो कोई बात करूँ, चिराग इश्क जला लूँ तो कोई बात करूँ, अंधेरे दिल के मिटा लूँ तो कोई बात करूँ। और एक गज़ल देखिएगा, मतलब यूँ है, गज़ल की शब है, सितारा है, महताब भी है। गज़ल की शब है, सितारा है, महताब भी है, नज़र है, आँखें हैं, मंज़र भी है, सो ख्वाब भी है। गज़ल की शब है, सितारा है, महताब भी है, नज़र है, आँखें हैं, मंज़र भी है, सो ख्वाब भी हैं। वही फरेब नज़र है, वही यकीन निगाह, वही फरेब नज़र है, वही यकीन निगाह, वो जलवा रेज भी है, सामने हिजाब भी है, वो जलवा रेज भी है, सामने हिजाब भी है। ये मेरा दिल है, उसे चाहे जिस तरह से पढ़ूं, ये मेरा दिल है, उसे चाहे जिस तरह से पढ़ूं, वो हर्फ भी है, इबारत भी है, किताब भी है। ये मेरा दिल है, उसे चाहे जिस तरह से पढ़ूं, वो हर्फ भी है, इबारत भी है, किताब भी है। वो एक वजूद में 2 बात रखने वाला है, वो एक वजूद में 2 बात रखने वाला है, मेरा सुकून भी है और इज़्तिराब भी है। वो एक वजूद में 2 बात रखने वाला है, मेरा सुकून भी है और इज़्तिराब भी है। पसंद उसको किया है तमाम दुनिया में, पसंद उसको किया है तमाम दुनिया में, वो धड़कनों की तलब दिल का इंतखाब भी है, वो धड़कनों की तलब दिल का इंतखाब भी है। बहुत शुक्रिया। और चूँकि ये मुशायरा जो है, मतलब जो ये प्रोग्राम है, ये नारी चेतना के हवाले से है, तो मैं एक नज़्म पढ़ना चाहूँगी जिसका उन्वान है वजूद। मैं की औरत हूँ, मुझे ज़ब्त तहम्मुल है बहुत, मैं की औरत हूँ, मुझे ज़ब्त तहम्मुल है बहुत, ज़ब्त करना मेरी फितरत में अज़ल से ठहरा, ज़ब्त करना मेरी फितरत में अज़ल से ठहरा, रंजो गम हंस के उठाया है हर एक पल मैंने, मुस्कुराना मेरी फितरत में अज़ल से ठहरा। रौनक़ें सारे जहाँ की है मुझी से कायम, रौनक़ें सारे जहाँ की है मुझी से कायम, सारी दुनिया की हंसी रंग मेरे दम से हैं, मुझे खालिक ने अया कर दिए सब लुत्फ़ व करम, मैं नहीं हूँ तो बेरंग जहाने रंगी, अश्क गम पी के मसरत को जन्म देती हूँ, कोई रह पाता नहीं पहलू में मेरे गम की, मेरी इज्जत है कि कदमों में है मेरे जन्नत, इब्ने आदम तेरे हाथों का खिलौना मैं नहीं, मैं वो पैकर हूँ जिसे रब ने जिला बख्शी है, माँ का बेटी का बहन बीवी का किरदार हूँ मैं, मुझको देखो ना हिकारत से ज़माने वालों, रब्बे आली की बनाई हुई शाहकार हूँ मैं नेहा खान दिल का हूँ उजाला, लेकिन तुमने रखा है मुझे कैद में तारीकी में, क्या समझते हो कि तुम जब्र के इन हीलों से
रोक पाओगे मुझे जुल्म के जिंदानों में। मैं वो आवाज़ हूँ रेशम अब तो आबाद तलक, मैं वो आवाज़ हूँ रेशम अब तो आबाद तलक, गूंजती रोज सुनी जाऊंगी ऐवानों में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोबाइल किसका है? रेशमा जैदी जी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में एक वजूद की, औरत के वजूद की कविता और एक गज़ल हमारे साथ साझी की। मैं साहित्य अकेडमी की हार्दिक तौर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे नारी चेतना के ताउन से ये प्रोग्राम कवित्रियों का साझा किया। और मैं क्योंकि बीच बीच में बोलती रही इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, नहीं तो मेरी अपनी कविता का समय निकल जाएगा क्योंकि अगला प्रोग्राम लग गया है। और मैं पहले एक पंजाबी में, ताकि आप उसका भी जायका ले लीजिए। आपने बांग्ला, मैथिली, संस्कृत सब भाषाएं, उर्दू भी सुनी तो पंजाबी का भी जायका लें। अनुमान है संगना बिरख यानी थिक ट्री। संगना बिरख उसदी छाती ते एक संगना बिरख उग आया है। जदों हवा उसदी छाती नूं पलोसदी, अपनियां उंगलां उहदे गज ते फेरदी, अपने पोटिल संग साज नूं छेड़दी, बिरख दियां तरबां दे सुर ब्रह्मंडी गूंजदे। बिरख जड़ा तीक पताला दर पताला हो जांदा है तरंगित। बिरख दियां टाहनियां नृत करदियां ते टाहनियां ते बैठियां चिड़ियां, टाहनियां ते बैठियां चिड़ियां चुहर चूह दा राग छेड़दियां। बिरख दा पत्ता पत्ता तान लैंदा, अनहद तराना बन के ब्रह्मंडी मींड खिंचदा। वैराग तो राग अनुराग दा आलाप लैंदा, जदों हवा बिरख नाल करदी सरगोशियां। ये मेरी पंजाबी कविता थी। अब युवा लोग बहुत बैठे हैं तो मैंने अपना रुख बदल लिया है। अब मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी, कैंडी क्रश। बहुत लोग खेलते होंगे हमारे जवान बच्चे। मैं कैंडी क्रश खेलती हूँ, ना कि कोई बम विस्फोट का खेल। मैं कैंडी क्रश खेलती हूँ क्योंकि कैंडी चूरा चूरा चीना चीना होकर भी फैलाती है मिठास, क्योंकि वो कैंडी है। कभी मैं खेलती हूँ एलिसा के संग, कभी निर्मला, श्याम, रुपिंदर के संग, पता नहीं और कितने ही बूढ़े बूढ़ियों, युवा युवतियों और बच्चों के संग मैं कैंडी क्रश खेलती हूँ। कैंडी कहती, ओह यू आर प्लेइंग लाइक अ प्रो, ट्रेल ब्लेजर, यू वन विन 5। कभी कहती, ओ यू वन विन 6। पर वास्तव में मैं किसी को पराजित कर जीत का परचम नहीं लहराती। कृष्ण के सिखाए अर्जुन के मानिंद अपनों के ही साथ महाभारत भी नहीं रचाती। मैं तो बस गुमनाम बन के कैंडी क्रश का अभ्यास करती हूँ, सिर्फ अपने आप को व्यस्त रखती हूँ। कभी गिरती हूँ खेल में, कभी गिर जाती हूँ खेल में, कभी पुनः उठ जाती हूँ तो बाजी सर कर लेती हूँ। ई आतिशबाजी, इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया में आती है, ई आतिशबाजी गुब्बारों सितारों संग दिल को बहला लेती हूँ। और मालूम है आपको कि
कि प्रदूषण भी नहीं फैलाती। ई गेम खेलती हूँ तो प्रदूषण भी नहीं फैलाती और एहसास यह सब देता ऐसे जैसे एक दुनिया बतिया रही हो मुझसे। मेरे साथ कोई हंस रहा हो, मेरे साथ हार पे कोई ढारस बंधा रहा हो। बच्चे डायस्पोरा, बच्चे तो कब के परदेश जा चुके, विदेशों में अपने पर तोल रहे हैं ना, तो रातों की जाग में इमोजीज अपने कार्टूनी चेहरों के संग, अपनी अदाओं के संग संवाद करते हैं मेरे साथ। अब वैसे भी साहेब AI ई विश्व का ज़माना है, इसी में जीना जीवाना है। मैं खेलती हूँ कैंडी क्रश। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद साथियों। साहित्य अकादमी का ये नारी चेतना कार्यक्रम था जो आदरणीय वनीता जी की अध्यक्षता में और हमारे और कवि अंकिता रासुरी जी, आभा झा जी, कन्ना चक्रवर्ती, मीरा द्विवेदी जी और रेशमा जादी जी, आप सभी का मैं साहित्य अकादमी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस कार्यक्रम में आने, इसको सफल बनाने और अपनी पूरी रचना प्रक्रिया को साझा करने के लिए।